हमारे प्यारे न्यारे दोस्तों, मैं श्री प्रिंस कुमार आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि एनटीपीसी और दरोगा के एग्जामिनेशन को लेकर के मुख्य बिंदुवार जीएस महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में शामिल है। उसमें हम महत्वपूर्णता के रूप में आज भारत के नक्शा मैपिंग को लेकर के आया हूँ आपके सामने। कहाँ पर क्या है, क्योंकि मानचित्र से मोटे तौर पर 2 या 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इसमें आपसे हम कहें जो एक साधारण नक्शा है सामान्यतः, तो इसमें मित्रों ये भारत का जो नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत के कहा जाता है कि सबसे बड़ा चीज़ है जो ये विश्व है। ये जो गोलाकार आकृतियां हैं विश्व का, ये इसको 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसका नाम है विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री से होकर के गुजरता है। और 0 डिग्री से होकर के गुजरता है और इसके उत्तरी साइड में यानी ऊपर के हिस्से में उत्तरी गोलार्ध है, क्योंकि गोला के आधा भाग है, और निचली गोलार्ध में आधा भाग है। यानी कहने का मतलब है कि 2 भागों में गोला बढ़ चुका है, एक है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। हमारे प्यारे दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो उसको 2 समान भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो विषुवत रेखा है। यहाँ नहीं मित्रों, यहीं पे एक बात और आपसे मैं कहना चाहूँगा। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ के आसपास एक रेखा गुजरती है, वो रेखा का नाम है कर्क रेखा, क्योंकि वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है कर्क रेखा। और भारत जो देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में ही पड़ता है, ऐसे उत्तर पूर्वी हिस्सा में इसको कहा जाता है या माना जाता है। प्यारे दोस्तों, इतना ही नहीं, ये उत्तरी गोलार्ध में भारत के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली जो रेखा है वो कर्क रेखा है, और ये भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है मित्रों। फिर दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखाएं हैं वो 23.5 डिग्री साउथ से होकर गुजरती है, वो रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। अब ये देखा जाए प्यारे मित्रों, तो ये जो कर्क रेखा है वो एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछता है कि जो कर्क रेखा है, कभी कभी एक प्रश्न इंटरनेशनल प्रश्न इसको हम कह रहे हैं मित्र, जैसे आपको हम कहें माही नदी, कांगो नदी, लिम्पोपो नदी। जैसे देखो मित्रों, जैसे आप देखोगे तो भारत में यहाँ से जब गुजरती है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना, तो इस तरीक़ा से वो गुजरता है। तो मुख्य रूप से ये जो कर्क रेखा है जो गुजर रहा है कर्क रेखा, उसमें गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों को काटने वाली रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा। बात यहां पर और करना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये जो कहा जाता है भारत के बारे में कि भारत जो है वो 3 ओर जल से घिरा हुआ है और 1 ओर से हिमालय से घिरा हुआ है। यहीं पे हिमालय है प्यारे मित्र। अब पूरी तरीक़ा से तो जो फिगर का एडजस्टमेंट है नहीं हो पाता है, क्योंकि वो एक टेक्निकल बहुत सारे कह लीजिए तो कि व्यवस्थाएं होनी चाहिए इसके लिए, परंतु आप देख पाएंगे कि उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर का जो एरिया दिखाई दे रहा है या श्रीलंका इसको कह सकते हैं मित्र, जो नारियल के आकार का लटका हुआ नज़र आ रहा है आपको, और राइट साइड में बंगाल की खाड़ी है और लेफ्ट साइड में अरब सागर है। देखिए ये त्रिभुज की आकार की है कि नहीं मित्रों, ये त्रिभुज जैसा दक्षिण भारत दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। दक्षिण भारत को त्रिभुजाकार भी कहा जाता है मित्रों, कि त्रिभुज के आकार के मुख्य रूप से माना जाता है। प्यारे मित्रों, इतना ही नहीं, दक्षिण भारत में ध्यान से अगर आप देखिएगा तो एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और नीचे में हिंद महासागर, 3 ओर जल से घिरा हुआ है। दोस्तों, दक्षिण भारत जो आपको दिखाई दे रहा है ये 3 ओर जल से घिरा हुआ है। 3 ओर जल से दक्षिण में देखिए हिंद महासागर है, पूर्वी साइड में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। और जब 3 ओर जल से घिर जाए मित्रों कोई भी क्षेत्र, तो वह उपमहाद्वीपीय क्षेत्र के श्रेणी में आता है। इसीलिए भारत को उपमहाद्वीपीय देश भी कहा जाता है। परंतु जो द्वीपीय देश है, जो चारों ओर, यानी कहने का अर्थ है कि कोई स्थल है
और चारों ओर जल से घिरा हुआ है, तो चारों ओर जल से घिरा हुआ है तो उस क्षेत्र को हम द्वीपीय देश कहते हैं। यानी जो कहने का सीधा सा अर्थ है जैसे मालदीव है तो चारों ओर जल से घिरा हुआ है कि नहीं घिरा हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग द्वीपीय देश के श्रेणी में उसको रखते हैं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत, उत्तर भारत से लेकर करके दक्षिण भारत, अब पूर्वी भारत से लेकर करके जो है पश्चिमी भारत, पूर्वी से लेकर के पश्चिमी भारत, तो ये जो है 32-14 किलोमीटर लंबा है और चौड़ाई की बात करें तो 2933 किलोमीटर है। अब बताइए भारत का जो है वो लंबाई से कम है चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई तो ये वाला हो गया, तो ये चौड़ाई का हिस्सा हो गया जो 2933 किलोमीटर हो गया और लंबाई का हिस्सा हो गया वो 3214 किलोमीटर हो गया, समझे। तो ये लंबाई और भारत का जो है चौड़ाई से ज़्यादा लंबाई है, इसलिए कभी कभी प्रश्न इस तरीके से पूछेंगे कि कितना किलोमीटर लंबा और कितना किलोमीटर चौड़ा है। तो उत्तर में जो बिंदु है मित्रों वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंदिरा कॉल। अब आप ही बताइए कॉल लगाइएगा तो ऊपरे से ना कि नीचे से, पैर से, तो ऊपर, तो ऊपरी बिंदु यानी भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉल है, और भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है मित्रों, जो कहाँ पड़ता है तो अंडमान निकोबार के दक्षिणी हिस्सा में पड़ता है। और दक्षिणी हिस्सा में सुनामी आने से, क्या चीज़ आने से जी, तो सुनामी आने से 2004 में, सुनामी आने से 2004 में ये क्या हुआ जी, तो डूब गया, सुनामी आने से डूब गया, जो दक्षिणतम बिंदु है। फिर अगर हम बात करें इसमें तब पूर्वी से पश्चिमी, तो पूर्वी भाग जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है ये जो है आपको किबिथु है, ये कौन है जी, तो किबिथु है, जो कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जो कि पूर्वी बिंदु है भारत का। पश्चिमी बिंदु जो भारत की अगर हम बात करें तो गौर माता है, गौर माता है, जो कहाँ है जी, तो गुजरात में, गौर माता कहाँ है जी, तो गुजरात में है। यही ना है उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। लेकिन ये भारत का दक्षिणी बिंदु है तो ये तो द्वीपीय क्षेत्र वाला पड़ता है, लेकिन भारत का सामान्यतः दक्षिणी बिंदु कहा जाता है, तो ये भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत तब तो ठीक है, लेकिन भारत के द्वीप के अंतर्गत तो ये शामिल होता है जिसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ये भारत के मुख्य भौगोलिक क्षेत्र का अंतिम बिंदु है, जो दक्षिणतम बिंदु के श्रेणी में शामिल होता है। मित्रों आपसे मैं एक दो बातें और यहाँ कहना चाहूँगा कि जो ये जितना भी आप देख पा रहे हैं इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना यह चाहूँगा कि इससे यहाँ आना चाहूँगा आपको। ये जो एक रेखा खड़ी रेखा खींच रहे हैं और एक रेखा पड़ी रेखा खींच रहे हैं, दो रेखा खींच रहे हैं, तो ये पड़ी जो रेखा है इस तरीके की रेखाएं, पड़ी रेखाएं भी बहुत सारे होंगी, इस तरीके से पड़ी रेखाएं भी बहुत सा होंगी प्यारे मित्र। और यही भारत जो देख रही है ये पड़ी रेखा, तब पड़ी रेखा में देखिए एक कर्क रेखा हम कहें, एक विषुवत रेखा जो पृथ्वी को दो समान भागों में बांटा, और एक मकर रेखा जो कि दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ से होकर गुजरा है प्यारे मित्र। एक बात आपसे और कहना चाहूँगा कि ये जो कर्क रेखा है ये भारत के राजस्थान गुजरात से होते हुए आगे की ओर जो गुजरा है, यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है माही। क्या नाम है जी, तो माही नाम है। और ये माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसीलिए ब्रिटिशियन सिविल सर्विस का भी एग्जामिनेशन होता है तो उसमें पूछता है, इसीलिए माही नदी है, एम फॉर माही इसको कह सकते हैं। माही नदी है वो क्या करती है, तो माही नदी 2 मरतबा किस रेखा को जी, कर्क रेखा को राजस्थान में काट देती है, राइट। फिर आगे देखिए, फिर आगे अगर हम बात करें तो ये जो आप विषुवत रेखा देख रहे हैं, विषुवत रेखा एक नदी है कांगो नदी है। ये कांगो नदी इसको क्या करती है, तो कांगो नदी भी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, इसीलिए क्वेश्चन ये भी इंटरनेशनल होता है कि कांगो जो नदियां हैं वो किस रेखा को 2 बार काटती है, तो विषुवत रेखा को काटती है जो 0 डिग्री है। और MLC सी से हो गया लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है,
मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है जी? तो एल फॉर लिम्पोपो नदी काटती है। इसीलिए एमएलसी याद रखिएगा प्यारे मित्र, और इससे हमेशा प्रश्न मुझे लगता है कि कई एग्जामिनेशन में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी जो आपको अभी हम बताए, ये जितना भी आपको हम रेखा बता रहे हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये जितनी भी रेखा है फ्रेंड्स, ये तो पड़ी रेखा है, और जो रेखाएं पड़ी होती है उसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। जो पड़ी है उसको अक्षांश कहते हैं। जो रेखाएं पड़ी होती है उसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो रेखाएं पड़ी है अक्षांश है, और जो रेखाएं खड़ी है, जो इस तरीके का ग्लोब पर आप ध्यान से देखिएगा प्यारे फ्रेंड्स, तो इस तरीके के ग्लोब पर आपको दिखाई देंगे। तो जो रेखाएं खड़ी रेखा है वो जो है देशांतर रेखा है। तो जो खड़ी है वो देशांतर, और जो पड़ी है वो अक्षांश प्यारे मित्र। और इसीलिए ध्यान दीजिएगा, ये 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक तो जा रहा है, क्या है ना बात। और इसी तरीका से दक्षिणी गोलार्ध में भी 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक जाएगा, यानी 90 रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, 90 रेखा उत्तरी गोलार्ध में, और 1 रेखा विषुवत रेखा। इसीलिए कुल अक्षांश रेखा की संख्या 181 है। कुल अक्षांश रेखा की संख्या 181 हो गई मानचित्र पर। बच्चे के दिमाग में ये आते नहीं है कि 1 रेखा करने से तो 0 डिग्री जो आपको हीरो बनने से रोक देगा। तो इसीलिए इस तरीके की प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं प्यारे मित्र। इतना ही नहीं, मैं आपसे 1-2 बातें और कहना चाहूँगा इसमें, कि जो अक्षांश रेखा है और देशांतर रेखा है, फिर इस पर आपको मैं बात करूँ। अक्षांश रेखा है और देशांतर रेखा है। जैसे ध्यान से देखिए, ये तो अक्षांश रेखा है जो पड़ी रेखा है, जो 0 डिग्री के ऊपर और 0 डिग्री के नीचे खींचा जाता है, उसी के पैरेलल, उसी के समानांतर खींचा जा रहा है। बताइए, ऊपर में खींचा जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध में ही कहलाएगा, नीचे में खींचा जाता तो दक्षिणी गोलार्ध में कहलाता। आप ही बताइए, यहाँ अगर सूर्य की किरण चल रहा है तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, उससे कम यहाँ होगा, उससे कम यहाँ होगा, यहाँ न के बराबर जाएगा, यहाँ न के बराबर जाएगा। राइट, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यही है ना जी। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि ये जो आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, एक नॉर्थ एक साउथ, देखिए तो ध्यान से, तो इसमें 0 डिग्री से ऊपर उत्तर और नीचे हो गया दक्षिण, एक नॉर्थ पोल हो गया और एक साउथ पोल हो गया। आपको मैं थोड़ी सी बातें यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि इसके तत्पश्चात जो है ये जितने भी अक्षांश रेखा है, तो यहाँ तो टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होगा वो होगा उष्ण कटिबंध का, उष्ण कटिबंध का होगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होगा, जैसे 0 डिग्री से यहाँ तक कितना था जी, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, और यहाँ से यहाँ तो 66 डिग्री नॉर्थ हो गया, और ऊपर में 90 डिग्री आप जानते ही हैं कि ध्रुव होता है फ्रेंड्स। तो ए वाला जो क्षेत्र हो गया, ए वाला जो आप दिखाई आपको दे रहा है, ए वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहे हैं, एरिया जो है शीतोष्ण का होगा, शीतोष्ण होगा या उपोष्ण होगा। ए वाला जो एरिया होगा ये होगा ध्रुवीय क्षेत्र। कैसा होगा जी, तो ध्रुवीय क्षेत्र होगा। आप ही बताइए, उष्ण कटिबंधीय वाला जो पेटियां हैं, अगर सूर्य की किरण, आप जानते हैं कि कभी सूर्य का उत्तरायण होता है या कभी सूर्य का दक्षिणायन होता है, क्योंकि पृथ्वी चारों ओर सूर्य का चक्कर लगा रहा है, तो सूर्य की कभी एक हिस्सा सूर्य के दायरे में चला जाता है और दूसरा हिस्सा उसे छिप जाता है। उसी तरीका से यहाँ कभी सूर्य का उत्तरायण होता है तो कभी सूर्य का दक्षिणायन होता है। यदि सूर्य का उत्तरायण होगा तो उत्तरी गोलार्ध में चला जाएगा सूर्य की किरण, सूर्य की दक्षिणायन होगा तो सूर्य की दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएगा सूर्य की किरण। तो मित्रों,
उसी के आधार पर उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वो शिफ्ट होते रहता है, क्योंकि इधर आएगा तो उष्णकटिबंधीय ये वाला हो जाएगा। शीतोष्ण तो ऑटोमेटिक ही रहेगा ही मित्र, ध्रुवीय तो रहेगा ही मित्र, तो इसीलिए हमेशा शिफ्ट होता है। तो 2 ऊपर 2 नीचे 4 और उष्णकटिबंधीय हमेशा शिफ्ट होता है। इसीलिए 5 ही पेटियां मुख्य रूप से पाई जाती है। इस टेम्परेचर के आधार पर आपको हम बता रहे हैं, तापमान के आधार पर ही पेटियां 5 होती है, जो कि आप कह सकते हैं जो अक्षांशीय रेखा के कारण खींची गई जो पेटियां हैं उनकी संख्या 5 होती है। टेम्परेचर के आधार पर इसको 5 ही भागों में बांटा गया है। प्यारे मित्रों, इसमें जो है ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है कि जैसे दक्षिणी गोलार्ध में शिफ्ट होता है तो ये घसक करके यहाँ चला आता है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही हिस्सा में आता है। तो 2 ऊपर का पार्ट, 2 नीचे का पार्ट, एक बीच का पार्ट मान लीजिए, 5 ही जोन में बटा होता है। आप जानते हैं कि जब यहाँ सूर्य की किरणें तेज होती है, अब जब सूर्य की किरणें तेज होगी तो आप ही बताइए टेम्परेचर अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होगी तो हवा गर्म होगी, हवा गर्म होगी, हवा हल्की होगी, हवा हल्की होगी, हवा ऊपर उठेगी तो यहाँ वैकेंट हो जाएगा। तो जहाँ हवाएं की मात्रा अधिक है, जहाँ पर उसकी सघनता अधिक है, वो हवा दौड़ेगी, और जैसी दौड़ेगी तो उसको भरने के लिए जैसी दौड़ेगी प्यारे मित्रों, और जैसी भरने के लिए दौड़ती है तो आप ही बताइए जब भरने के लिए उसको कस के जोर लगाएगी, कस के दौड़ेगी, तो बताइए प्रेशर की स्थिति उत्पन्न करेगी कि नहीं, जिसको आप आंधी कह सकते हैं, तूफान कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। हवा का तीव्र गति होगा चक्रवात की जैसा कि नहीं होगा, और यही परिस्थितियाँ कभी कभी उत्पन्न होती है। अब डेली जो है बाष्पीकरण होगा, क्योंकि टेम्परेचर अधिक है, बाष्पीकरण होगा तो जो जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा भी होता है। बाष्पीकरण होगा, हल्का होगा। आप जानते हैं बाष्पीकरण होता है तो ऊपर उठता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जैसे जैसे जाता है तापमान का मान घटता जाता है, यानी प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। प्रत्येक कितना पर घटता है, तो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है और घटते जाता है। और जैसी 165 डिग्री पर 1 डिग्री सेल्सियस घटता है तो ऊपर तो जाइएगा तो घटेगा। जब घटेगा तो जो बाष्पीकरण बन करके पानी की बूंदें ऊपर उड़ी है वो ठंडा हो जाएगी और वो हैंकिंग करेगी, लटकेगी, और नीचे वर्षा के रूप में डेली 2 बजे से 3 बजे के बीच में वर्षा होगी विषुवत रेखा पर। इसीलिए इस वर्षा को विषुवतीय वर्षा भी कहते हैं। आप ही बताइए भाई जी, टेम्परेचर खूब है, वर्षा खूब है, तो बताइए यहाँ सूक्ष्म जीव जंतु होगा ज़्यादा कि नहीं होगा। आप जानते हैं कि वर्षा ऋतु भारत में जब होती है कीड़े मकोड़े टर्राएं चाय की आवाज़ निकालती है, तो यहीं पर विषुवत रेखा पर जैव विविधता अधिक होती है। और जैसे ही जैव विविधता अधिक होगा प्यारे मित्रों, तो जैव विविधता अधिक होगी, यानी जीवों में विविधता अधिक होगा। भले उनका लाइफ जो प्रत्याशा, जीवन जो प्रत्याशा होगा बहुत कम होगा, लेकिन जैव विविधता यहाँ पे अधिक होगी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी अधिक पाया जाएगा। और इसीलिए महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर यह है मित्रों कि जैसे जैसे हम, ध्यान देने वाली बात है, जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ते चले जाते हैं, अगर मान लीजिए कि इसके 0 डिग्री विषुवत रेखा है, इसके उत्तर में आप बढ़ते चले जाइएगा तो टेम्परेचर का मान यदि कम होता चला जाएगा तो बाष्पीकरण का मान कम होता चला जाएगा, और बाष्पीकरण का मान कम होता चला जाएगा तो वर्षा का मान कम होता चला जाएगा, और वर्षा का मान कम होता चला जाएगा और टेम्परेचर का मान कम हो जाएगा, तो जैव विविधता कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि यदि कोई व्यक्ति विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ता है तो जैव विविधता का मान घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, अपरिवर्तित होता। यानी कहने का मतलब है कि सीधा सा अर्थ है कि जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव की ओर, पोल की ओर, यानी नॉर्थ पोल की ओर या साउथ पोल की ओर बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक जैव विविधता का मान कम हो जाता है, और इसीलिए ध्रुव पर जैव विविधता कम होते हैं, विषुवत रेखा पर अधिक होते हैं। प्यारे मित्रों, इतना ही नहीं, अगर आपसे हम बात करें तो भारत में भी
जैव विविधता की वही स्थितियां होती है जहां टेम्परेचर, जहां वर्षा अधिक होती है, वह हॉट स्पॉट जैव विविधता का क्षेत्र सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें तो प्यारे मित्रों, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से अगर देखिएगा तो ध्यान से, तो इसमें आपको नज़र आएगा, नज़र क्या आएगा मित्रों, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग तो देखिए क्या आता है। इसमें जो आप दिखाई दे रहा है भारत माता की जो चित्र आपके सामने प्रासंगिक है मित्रों, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस पर तो आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा। दिखाई पड़ने वाली बात मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि भारत में जो है ये वाला जो एरिया आपको अरब सागर वाला दिखाई दे रहा है, इसके तट को भी मैं बांट देता हूँ। इसको तट को देखिए, ये तो पूर्वी तट हो गया, ये पश्चिमी तट हो गया। पश्चिमी तट को, भारत के पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया है प्यारे मित्रों। पश्चिमी तट को पहला भाग है जिसको हम कहते हैं कोंकण तट, और कोंकण तट मित्रों किसका किसका होता है, तो इसमें महाराष्ट्र शामिल है और गोवा शामिल है। इनसे महाराष्ट्र जिससे गोवा, उसके नीचे उतरिएगा मित्रों तो कर्नाटक में जो तट होता है उसका नाम कन्नड़ है, और जो केरल का तट है उसका नाम मालाबार तट है मित्रों। यानी कहने का अर्थ है कि पश्चिमी हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। अब पूर्वी हिस्से को 2 भागों में बांटा गया है प्यारे मित्रों। इसमें एक पहला है उत्तरी सरकार तट, पहला है उत्तरी सरकार तट, और दूसरा है आपको कोरोमंडल तट। कभी कभी क्वेश्चन तो यहाँ से डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, जैसे आप ध्यान से समझिएगा तो ये बात समझ में आएगी मित्रों। जैसे आपसे हम कहें तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया कौन तट जी, तो पूर्वी तट, ये हो गया पश्चिमी तट। पश्चिमी तट को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। और अगर पूर्वी तट को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं तो उत्तरी सरकार, और कोरोमंडल तट इसको कहते हैं, जो कोरोमंडल तट के नाम से उड़ीसा तमिलनाडु के एरिया को जाना जाता है प्यारे मित्रों। इतना ही नहीं, जितना भी भारत में नदियां हैं वो आपको मैं बता दूं कि जितना भी भारत में नदियां हैं वो किधर की ओर बहती है प्यारे मित्र, तो सब बहती है बंगाल की खाड़ी में। मोटे तौर पे जितना भी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जिसमें कौन कौन नदी है तो मैं आपको बता देता हूं प्यारे मित्र। इसमें सबसे पहला नदी है महानदी, दूसरा कौन है गोदावरी नदी, तीसरा है कृष्णा नदी, और चौथा है मित्रों कावेरी नदी। ध्यान दीजिए, महान आदमी है गोद में उठा लो, कृष्ण भगवान है कावेरी पहुंचा दो, याद हो गया, ऐसे याद रखना है। अभी जितना भी नदियां इधर गिर रही है, बताइए नदियां जहां गिरती है, जहां सिल्ट, बालू, क्ले की मात्रा आती है कि नहीं आती है मित्रों, इसीलिए यहाँ जितना भी नदियाँ गिर रही है वो अपने साथ सिल्ट लेके आती है, बालू लेके आती है, गाद लेके आती है, क्ले लेके आती है। तो आप ही बताइए, ये वाला जो जितना भी एरिया आपको दिखाई दे रहा है प्यारे फ्रेंड्स, ये जितना भी आपको एरिया दिखाई दे रहा है, बताइए ये पूरी तरीक़ा से ये जो आप अवसाद यहाँ जमा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यदि अवसाद जमा हो जाएगा, जैसी अवसाद की मात्रा यहाँ बढ़ जाएगा तो बंदरगाह विकसित करना संभव है नहीं है। क्यों? क्योंकि बंदरगाह अगर विकसित करना है तो अवसाद नहीं चाहिए, डेल्टा नहीं चाहिए। अब पूर्वी भाग में खाली डेल्टा है मित्रों, इसीलिए बंदरगाह की संख्या पूर्वी साइड में कम मिलता है, बंदरगाह न के बराबर मिलेगा। वही आ जाइए पश्चिमी साइड में तो खाली बंदरगाह ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ही नदी गिरती है, नाती, बस ना से नर्मदा, ता से तापी, 2 ही नदी अरब सागर में गिरती है, बाकी सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये जो है नर्मदा और तापी जो नदी है ये भ्रंश घाटी से बहती है, और भ्रंश घाटी नर्मदा नदी की अगर हम बात करें प्यारे फ्रेंड्स तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच से गुजरती है।
विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से बहने वाली नदी है। उस नदी का नाम नर्मदा नदी है। और ये नदियाँ जो हैं आपको गिरती कहाँ है प्यारे फ्रेंड्स? तो गिरती है कहाँ जी? तो मुख्य रूप से कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और इसीलिए ये अरब सागर में गिर रही है जो एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। यानी कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि डेल्टा नदी नहीं बनाती है। और जब डेल्टा नहीं बनाती है इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह डेवलप किए जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए तो गुजरात में कांडला बंदरगाह, जिसको वर्तमान समय में मोदी सरकार ने नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह जिन्होंने कर दिया है, उस तरीक़ा से मुंबई में मुंबई बंदरगाह भी है, नहावा शोभा भी है, कर्नाटक में मंगलोर बंदरगाह भी है, गोवा में मारमा गोवा बंदरगाह भी है, फिर आपको केरल में जो है से यानी सभी कुछ कोच्चि बंदरगाह है। यानी लगभग इस सभी राज्यों में बंदरगाह आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा का विकास नहीं हुआ है प्यारे मित्र। ये महत्वपूर्णता इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आपसे मैं बातें करूँ तो इतना बातें करने के तत्पश्चात जो है आपको मैं कहूँ तो सबसे महत्वपूर्ण बातें इसमें है कि टॉपिक को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। और मैं आप सभी को हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं फ्रेंड्स कि आप जो है से कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें।